मगर ऐसे समय में भारत का एक बड़ा सेक्शन ऑफ मीडिया पूरी ताकत से किसी और चीज में लगा हुआ है। जो लिच्चड़पन, जो कमीनापन, जो केचुली बदलकर अपना पूरा एजेंडा चला जाना, टैटू विद अ स्माइल। तो लोग कह सकते हैं कि भैया थोड़ा न्यूट्रल हो जाते विवेक, इतना भी एक तरफा नहीं दिखाते विवेक। तो भाई उनको जवाब मैं दे देता हूँ। ये सारे नामचीन लोग हर काल, हर परिस्थिति और हर अवस्था में 24/7 उपलब्ध रहे हैं। इसीलिए ये एकमात्र डाउनसाइड है इस फिल्म का कि जो भी लोग सोशल मीडिया या ट्विटर पर नहीं है, या जो लोग होकर भी नहीं है, उनको शायद ये सब इतना डिटेल में शायद ही समझ आए। मैं वो हूँ जो आज सोशल मीडिया पे आने से डरता है। मैं वो हूँ जो मोहब्बत की दुकान चलाता है। मैं वो हूँ जो अपने एजेंडा की ही न्यूज आगे बढ़ाता है। मैं वो हूँ जो दिन रात मुड़ी ना करे तो हजम साफ नहीं होता है। मैं वो हूँ जो अबे तू है कौन? गुनाह है ये। अबे तेरे गुनाह की तो। द वैक्सीन वॉर शायद ये पहली भारतीय साइंटिफिक फिल्म होगी जो इस स्केल पर बनी है। एज अभी तक ऐसे सब्जेक्ट्स आपको डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स में ही देखने को मिले थे, मगर क्या ये फिल्म सच में एक साइंटिफिक फिल्म ही है? और अगर है तो ये वॉर शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? और क्या ये एक पॉलिटिकल फिल्म है या फिर कोई एजेंडा ड्रिवन प्रोपेगेंडा? और टारगेट ऑडियंस क्या है इस फिल्म की? ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के द वैक्सीन वॉर के कंप्लीट रिव्यू एंड एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। कहते हैं जब बात सीधे सीधे समझ नहीं आती है तो उसे पूरा खोल खाल कर समझाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही है द वैक्सीन वॉर फिल्म का एक लाइन का रिव्यू। द वैक्सीन वॉर फिल्म शुरू होती है 2020 के फर्स्ट लॉकडाउन से। हालांकि वो सीन बहुत ही छोटा था मगर बहुत सटीक था। जो मेंटल हेल्थ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की हो चुकी थी उस समय इस एक सीन से समझा जा सकता है। गलती किसी की भी हो मगर पिस्ता हमेशा फ्रंट लाइन वर्कर ही है। फिल्म फिर जाती है सीधा ICMR, बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जहां चीन से आए हुए कछु मेडिकल केसेस की रिपोर्ट नाना पाटेकर देख रहे थे। और यहीं से वो कहानी शुरू हो जाती है जिसने आपके, मेरे, हम सबके 2 साल रोक दिए थे। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जिस तरीके से इस पूरे समय को एक साइंटिफिक नजरिए से दिखाया है, मानना पड़ेगा शायद ही कोई इतनी डिटेल में दिखा पाता। फिल्म की जान फिल्म की स्टोरी भी है और उसका ट्रीटमेंट भी है, मगर उससे पहले इसकी कास्टिंग की बात कर लेते हैं। नाना पाटेकर बने हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रोल नाना के अलावा कोई और कर नहीं सकता था, एज इस रोल में प्योरली नो नॉनसेंस अप्रोच चाहिए थी। पल्लवी जोशी बनी है डॉक्टर प्रिया एब्राहम, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। फॉर अ चेंज हमें अब जाकर पल्लवी जोशी को एक पॉजिटिव रोल में देखने को मिला और मानना पड़ेगा शी इज टू गुड टू नॉट बी रिव्यूड। गिरिजा ओक गोडबोले बनी है डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, हेड ऑफ वायरोलॉजी एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। निवेदिता भट्टाचार्य वो बनी है प्रज्ञा यादव, डायरेक्टर BSL-4 लेबोरेटरी। मोहन कपूर बने हैं डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, हेड ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज ICMR। सप्तमी गौड़ा बनी है डॉक्टर श्री लक्ष्मी मोहन दास, एनिमल लेबोरेटरी साइंटिस्ट BSL-4 लेबोरेटरी। मैंने ये जो रियल नाम बताए हैं वो सब एक्चुअल नाम है। और भारतवर्ष को जब इनविटेशन मिला द वैक्सीन वॉर के प्रीमियर को अटेंड करने का, तो इनमें से मैक्सिमम साइंटिस्ट उस स्क्रीनिंग में प्रेजेंट थे। और विवेक अग्निहोत्री, नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी के साथ साथ इन्होंने भी अपने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, जिस पर हम बात आगे करेंगे हमारे एनालिसिस में। गेस्ट अपीयरेंस में है अनुपम खेर एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, बट नॉट टू फॉरगेट राइमा सेन एज रोहिणी सिंह धुलिया, द साइंस एडिटर ऑफ द डेली वायर। रोहिणी सिंह, डेली वायर, नाम कुछ सुना सुना क्यों लग रहा है? ये रोल राइमा सेन के एंटायर फिल्मी करियर का बेस्ट रोल है और शायद ये विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन को भी प्रूव करता है कि कैसे उन्होंने राइमा सेन से ऐसा काम निकलवा लिया। हैट्स ऑफ। जो लिच्चड़पन, जो कमीनापन, जो केचुली बदलकर अपना पूरा एजेंडा चला जाना, टैटू विद अ स्माइल। फिल्म की स्टोरी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो है
एज बिल्डअप में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, मगर इंटरवल के बाद सीधा फिल्म जिस पेस से उठती है वो आपको जिस क्लाइमैक्स पर ले जाती है, वो क्लाइमैक्स शायद अब ना जाने कितने सालों तक मीम्स में, पोस्ट्स में, कोट्स में यूज होने वाला है। ये क्लाइमैक्स आपको द वैक्सीन वॉर शब्द में वॉर शब्द क्यों लगाया हुआ है उसका सटीक मतलब समझा देगा। और वो क्या है, उसके लिए चलते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट में। द वैक्सीन वॉर फिल्म 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिकी हुई है। पहला पॉइंट, इंडिया का साइंटिफिक टेम्परामेंट। जी हां, ये बात आज हमें डिस्कस करनी पड़ रही है। यही साबित करता है कि हम लोग कितने अज्ञानी हैं। 75 सालों से और खासकर जब से भारत गुलाम बना, कॉलोनाइज्ड हुआ, तब से एक नैरेटिव खूब चला है कि भारत इज अ लैंड ऑफ सुपरस्टिशन। यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट हो ही नहीं सकता, इंडिया कांट डू इट। ये नैरेटिव यहीं से आया है। फिर भले ही हमारे ही पंचांग से जुपिटर साइकिल का परफेक्ट कैलकुलेशन निकलना हो, जिससे हम कुंभ की एग्जैक्ट डेट हजारों सालों से निकालते आए हो। भूगोल बोले तो धरती गोल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हम लोग उस समय से इन सब को सही से प्रिडिक्ट करते आए हैं। जब से कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। छोड़ दो, बहुत क्लीशे डायलॉग है, मगर है तो है। फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी एज पर द कॉलोनियल मास्टर्स अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा। फ्रॉम मैथमेटिक्स टू मेडिकल साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी बताने जाऊंगा तो ये वीडियो इसी सब्जेक्ट का हो जाएगा। द वैक्सीन वॉर मूवी में इसी बात को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। छोटी छोटी बातें जैसे खाने में घी का प्रयोग हो, ये भी भारतीय साइंटिस्टों की मेहनत, उनका स्ट्रगल, उनकी डिफिकल्टीज और उनकी लिमिटेशंस, ये सब कहीं ना कहीं हमेशा खो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जब तक कोई भी चीज, फिर भले ही वो खबर हो या खाना, चटपटा ना हो, तब तक टीआरपी नहीं मिलती है। इंडिया कांट डू इट, ये हेडलाइन इसलिए भी ज्यादा बिकती है। और इंडिया कैन डू इट, ये नैरेटिव द वैक्सीन वॉर फिल्म में दिखाया है, जो इनफैक्ट भारत पहले ही बना चुका था जब भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली थी, कोवैक्सीन, जिसे आईसीएमआर ने डेवलप किया था विद द एसोसिएशन ऑफ भारत बायोटेक। भारत ने ही 2 अरब वैक्सीन डोजेस का रिकॉर्ड भी बनाया था। जिस देश में पीपीई किट से लेकर N95 मास्क तक सब कुछ इंपोर्ट होता था, वो देश रातों रात इन सब पीपीई किट्स N95 मास्क का एक्सपोर्टर हो गया। 100 के ऊपर कंट्रीज को कोवैक्सीन हमने ही ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में प्रोवाइड करी। वसुदेव कुटुंबकम बस एक नारा भर नहीं रहा था, हकीकत में पूरी दुनिया के सामने कृतार्थ हुआ था। मगर क्या आज भी भारत की ये उपलब्धि भारत की जनता के सामने पूरी तरह से आ पाई है? मुझे क्या, मेरा क्या और मैं ही क्यों? क्योंकि यहीं से आता है दूसरा पॉइंट, प्रोपागेंडा वॉर। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में हम लोग जो सबसे ज्यादा किसी चीज को कंज्यूम करते हैं वो है प्रोपागेंडा। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फिल्म के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, ओपेड्स के माध्यम से, इवन हेडलाइन से भी प्रोपागेंडा हो जाता है। फिर भले ही हेडलाइन के नीचे का कंटेंट कुछ और ही हो। भारत शुरू से इसी एक वॉर में हमेशा फंसता आया है। भारत के कितने ही अचीवमेंट्स ऐसे ही अनटोल्ड, अनसुने ही रह गए। कितनी ऐसी खबरें थी जिन्हें फ्रंट पेज पर होना चाहिए था, मगर वो 5वें या 6ठे पेज पर खिसक जाती। कोवैक्सीन के समय भी यही छुआ था। भारत जहां कोरोना की सेकेंड वेव में फंसा हुआ था, वहीं एक नैरेटिव और चलाया गया था। भारत में करीब 2 करोड़ लोग इस पेंडेमिक के लपेटे में आ जाएंगे। ना कोई सोर्स, ना कोई लिंक, बस छापो, भारत इज अ गॉन केस। ना कोई हेल्थ फैसिलिटी है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड वेव में जो हुआ हम सब के सामने है। एकदम से इतने केसेस आना, दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली देश भी ऐसे इमरजेंसी को एड्रेस नहीं कर सकती थी। हम सभी ने अपने किसी ना किसी को खोया है, वो समय कोई नहीं भूल सकता है। मगर ऐसे समय में भारत का एक बड़ा सेक्शन ऑफ मीडिया पूरी ताकत से किसी और चीज में लगा हुआ था। आर्टिकल्स, ओपेड्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ट्वीट्स, थ्रेड्स, पूरी तरह से ये सारा स्पेस इस बात से भर दिया गया था कि वैक्सीन कब आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो बाहर से क्यों नहीं आ रही है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। जब भारत की कोवैक्सीन आ गई थी तब ऐसे भी बयान आए थे कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। क्या पता
मोटा भाई ने कछु केमिकल लोचा कर दिया हो। कोविशील्ड जो आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप करी थी, उसे भी रातों रात भारत छोड़कर लंदन भागना पड़ा था क्योंकि वैक्सीन का प्रेशर आ गया था। रियल प्रोपेगेंडा वॉर इसे ही कहते हैं। जब पता हो कि मार्केट में किसी चीज की भारी डिमांड है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो क्यों ना एक नया मार्केट बनाए जिससे कट कमीशन या फेम स्लैश अवार्ड्स मिल जाए, क्योंकि सप्लायर तो हम अपना वाला लाएंगे ना। ये सब हम लोग देख चुके हैं मगर ध्यान नहीं दिए थे। कभी सोचा है कि क्यों कोविशील्ड पहले और कोवैक्सीन बाद में WHO से सर्टिफाई हुआ? ट्विटर पर रोज ट्रेंड चलाना, वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है, भारत की सेकेंड वेव की तस्वीरें बेचना और उस पर अवार्ड भी ले लेना, ये सब हुआ है। द वैक्सीन वॉर ने इन सभी को सीधा सीधा बिना लाग लपेट के कॉल आउट किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया थोड़ा न्यूट्रल हो जाते विवेक, इतना भी एक तरफा नहीं दिखाते विवेक। तो भाई उनको जवाब मैं दे देता हूं। जब एक तरफ का नैरेटिव पूरा वन साइडेड पहले ही बन चुका हो तब उसे काउंटर करने के लिए दूसरे साइड किसी को तो पकड़ना होगा, क्योंकि बॉस दुनिया में कुछ भी न्यूट्रल नहीं होता। इवन गाड़ी भी न्यूट्रल गियर पर उठती नहीं है, तो ये न्यूट्रल वाला न्यूटेला किसी और को खिलाना। वैसे सोशल मीडिया से बाहर एक्चुअल ग्राउंड पर क्या हो रहा था? फर्स्ट वेव के समय सिर्फ सैंपल लेने के लिए गई हेल्थ ऑफिशियल को कैसे भीड़ का सामना करना पड़ा था। ओ भाई, ये वाली भीड़ नहीं, एक्चुअल वाली भीड़। वैसे ये अनुभव सेना वाली भीड़ में सब कुछ था, बस भीड़ नहीं थी। तबलीगी जमात, ओह सॉरी, हिंदू मुस्लिम हो गया। मगर क्या करें, जो है सो है। हालांकि ये फिल्म बहुत से ऐसे विषयों को ब्रीफली ही छूती है। एज ए फिल्म मेनली साइंटिफिक थीम पर थी, इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये सारे पॉइंट इस फिल्म ने कवर किए होंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हम अगला वीडियो जो ला रहे हैं उसमें हम यही बात करेंगे कि वो कौन कौन से बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं जो द वैक्सीन वॉर से छूट गए। पॉइंट नंबर 3, द टूल किट गैंग। जी हाँ, ये शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसने सीधा सीधा भारत की बर्बादी का वन ऑफ द रूट को पकड़ा है। इस वन ऑफ द रूट का नाम है टूल किट गैंग, बोले तो कॉपी पेस्ट गैंग। जो ऊपर से मिला उसमें अपना एक बिंदु लगाया और उसे आगे बढ़ा दिया। जो भी लोग जरा भी ट्विटर या सोशल मीडिया पर हैं उन्हें तनिक भी देर नहीं लगेगी इन सभी टूल किट वाले पत्तलकारों को, फैक्ट चक्रों को, 2 BHK फ्लैट ओनर्स को और इवन 2 मिनट नूडल सेलिब्रिटीज को पहचानने में। शाहीन बाग बिरयानी फेस्टिवल या तथाकथित किसान आंदोलन या इवन रफेल डील हो, हाथरस का केस हो या कठुआ का केस, ये सारे नामचीन लोग हर काल, हर परिस्थिति और हर अवस्था में 24/7 उपलब्ध रहे हैं। जैसे जैसे भारत 75 साल पुराने नैरेटिव से अपने आप को अलग कर रहा है, वैसे वैसे ये टूलकिट गैंग एक्सपोज होता जा रहा है। द वैक्सीन वॉर में इस रीजन को खुलकर बताया गया है कि क्यों भारत ने फॉरेन वैक्सीन्स को भारत में लाइसेंस नहीं दिया था। क्या फाइजर और दूसरी फॉरेन कंपनीज से भारत सरकार ने इंडियन ट्रायल्स की बात नहीं करी थी? फिर क्यों ये सारी फॉरेन कंपनीज पीछे हट गई थी? क्यों मैक्सिमम फॉरेन कंपनीज को एडवांस पेमेंट पहले और डिलीवरी में इंडिपेंडेंसी चाहिए थी? मतलब जैसे पोलियो की वैक्सीन हमारे देश में 20-30 साल बाद आई, वैसे ही हमारा देश इस पेंडेमिक को भी झेल जाता। गजब, पूरी दुनिया के सामने भारत सिर्फ एक बाजार रहे, विक्रेता ना बने। मगर क्या करें, अब भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन सब से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, खासकर बिग बॉस ऑडियंस। इसीलिए ये एक मात्र डाउनसाइड है इस फिल्म का कि जो भी लोग सोशल मीडिया या ट्विटर पर नहीं है या जो लोग होकर भी नहीं है उनको शायद ये सब इतना डिटेल में शायद ही समझ आए, और इसका असर टियर 2 सिटीज में और खासकर सिंगल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकता है। बट एनी विच वेज, टूल किट गैंग की जानकारी धीरे धीरे ही सही मगर पूरे भारत में फैल तो रही है। और जिन भी भोले भाले लोगों को ये सब नहीं पता है, फिकर नॉट, हम आने वाले सभी वीडियोस में आप सभी को सभी प्रकार के टूल किट वालों की कुंडली खोल खाल कर डिटेल में बताएंगे। ओवरऑल द वैक्सीन वॉर इज अ मस्ट वॉच फिल्म, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज भी इसी गलतफहमी में रहते हैं कि भारत कांट डू इट। वैसे अब तो इंपोर्टेड वाले मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ ला रहे हैं, फिर भले ही वो iPhone 15 हो या नोरा फतेही, इंडिया डेट इज भारत कैन डू इट। और अब चलते चलते एक संदेश उन सभी वामी कामी इस्लामियों को जो द वैक्सीन वॉर फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्रोपेगेंडा ये सब चिल्ला रहे थे। देखो बॉस,
मैं जानता हूं कि सूजी बहुत है, सूजी बोला है, सूजी नहीं, दिल पे मत लेना। और स्वरा बेबी अब स्वरा आंटी हो गई है, दैट टू इन अ रफाल स्पीड। सो ऐसे में एक सुझाव है, जितने भी आपके ठुके पिटे सेलिब स्लैश इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर एक फिल्म बनाओ जिसका नाम रखो द ओरिजिन्स ऑफ फुकरे, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। मैं कह रही हूं फर्स्ट डे फर्स्ट शो डायरेक्ट फ्रॉम थिएटर मैं रिव्यू डालूंगा और प्रमोट करूंगा, सच्ची हमारे सरजी की कसम। अगर आप भी द वैक्सीन वॉर मूवी को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।